श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियावास हिंगलाज नगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल श्री राजाराम स्कूल सांसोर के नाम से यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, काफी समय के बाद हम आज 10वीं क्लास की विषय सामाजिक को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और सामाजिक का पाठ है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम आज पहले अध्याय जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। मानचित्र आधारित भी हो सकता है और लघुत्रात्मक आधारित भी हो सकता है। तो मित्रों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा जल संसाधन। जल संसाधन यानी यहाँ पर जो जल संसाधन है और वर्तमान समय के अंतर्गत जल की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जो भावी पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें जल को सुरक्षित रखना जरूरी है। जैसे कि एक कोटेशन भी है कि जल है तो कल है। तो इसी प्रकार आज हम इस जो एक अमूल्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है उसके बारे में बात करेंगे कि जल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, किस प्रकार है और इसका हम प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न समय समय पर कई प्रकार की जो परियोजना बनाई गई है और उन परियोजना के अंतर्गत कई ऐसे उद्देश्य भी रखे गए हैं, तो उनके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये जल संसाधन है क्या। संसाधन से तात्पर्य है कि वह स्रोत जो कि मनुष्य के लिए उपयोग में आ रहे हो या भविष्य में उपयोग में आने की संभावना है, उन्हें अपना संसाधन कहते हैं। यानी ये संसाधन जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो अपना एक संसाधन है जल संसाधन, और जल एक किस प्रकार का है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य है कि ये जो जल है, ये वर्तमान में जो जल अपने प्रयोग में लेते हैं, दैनिक प्रतिक्रिया में अपने इसको प्रयोग में लेते हैं, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। इसीलिए इसे अपन प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। तो यानी वर्तमान के अंतर्गत अगर बात की जाती है कि संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाता है, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत है जो अगर ग्लोब पर देखते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी के अगर धरातल पर अपन देखते हैं तो 71% भाग पर किसका विस्तार है, 71% भाग पर है जल का विस्तार, और शेष जो 29% भाग है उस पर किसका विस्तार है, स्थल का। यानी अगर अपन दोनों को अनुपात में देखते हैं कि जो स्थल की तुलना में जल है वो अधिक है। अगर मान लीजिए कि इसको मैं एक वृत्तारेख के माध्यम से देखता हूं कि मान लीजिए एक वृत्तारेख है 100%, कितना प्रतिशत है, 100%, और इस 100% में से 71%, 71% भाग है इस पर किसका विस्तार है, जल का। ठीक है ना। 100 में से अगर धरातल है उसमें 71% भाग है, इस पर किसका विस्तार है, जल का। और जो शेष 29% भाग है, कितना प्रतिशत है, 29% है, उस पर किसका विस्तार है, स्थल का। और उसके बाद है कि नेक्स्ट जो जल का विस्तार है स्थल की तुलना में कितना है, 2 गुना है। और उसको अगर अपन देखते हैं कि जो 71% जल है और इसको अपना 100% मान लेते हैं, कितना प्रतिशत, 100% अगर मानते हैं कि ये मान लीजिए ये जल राशि है वो 100% है, कितनी प्रतिशत है, 100%। और 100 में से अगर इस जल को देखते हैं कि 97% यानी एक बड़ी जल राशि, 97% जल राशि है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में उपस्थित है। जो अपने सामने अधिकतर आपने देखा होगा कि सागरों एवं महासागरों में जो जल का बहुत ही विस्तार है,
यानी 100% में से अगर अपन देखते हैं तो 97% जल है वो किस प्रकार है, महासागरों में खारे पानी के रूप में, और शेष 3%, मात्र कितना 3% जल है वो मुख्य रूप से 3% जल में से मनुष्य उपयोग में भी लेता है, और हिम के रूप में जमा हुआ भी है, और भूमिगत के रूप में भी है। यानी 100 इकाई अगर जल की मान लेते हैं, 100 में से 97% जल है वो महासागरों के रूप में, खारे पानी के रूप में, जो कि उपयोग हेतु नहीं है, और शेष जो 3% जल है वह मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए या प्रयोग के लिए या भूमिगत जल के रूप में या हिम टोपियों के रूप में वर्तमान में अपने धरातल के ऊपर भूसतही जल, भूजल के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना। और मान लीजिए जो एक शेष 3% जल है, कितना प्रतिशत है, 3% जल है, और इस 3% जल की 100 इकाई, ठीक है। ये जो 3% जल मैंने कहा था कि उपयोग हेतु है, और इसकी मान लीजिए हम 100 इकाई मानते हैं। कितनी इकाई, 100 इकाई मानते हैं, क्योंकि ये 3% जल है जो कि अपने उपयोग के लिए या उपयोग योग्य है। और इसकी हम अगर 100% यानी इकाई के रूप में मानते हैं तो 100% में से विशेष ध्यान रखना है कि 69% कितना है, 69% है हिम के रूप में है। एक शब्द आ रहा हिम, जैसे कि इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है हिमालय। क्या आता है, हिमालय, ठीक है ना, हिमालय। यानी यहाँ पर हिम शब्द से तात्पर्य है कि पर्वतों के ऊपर या समुद्र तल से ऊंचे भाग जहां पर सदैव बर्फ या हिम से ढके हुए रहते हैं, उन क्षेत्रों को अपने क्या कहते हैं, हिम क्षेत्र है। और हिम क्षेत्र के ऊपर भी अत्यधिक ऊंचाई की स्थिति में अत्यधिक बर्फ जमी हुई होती है, उसे अपना हिम टोपियों के रूप में या हिम टोपियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर अपना 3% जल जो उपयोग योग्य था, और उसकी अगर 100 इकाई मानते हैं, और 100 में से 69% जल है वो हिम के रूप में है, और 69 के अलावा जो पीछे 30% एक बड़ी जल राशि है, कितने प्रतिशत है, 30% जल है वो भूमिगत है। भूमिगत से तात्पर्य है जैसे कि अपने कुएं के माध्यम से निकालते हैं। तो इस प्रकार का यदि 100 इकाई में से 69% है वो हिम के रूप में, और 30% जल है वो भूमिगत के रूप में, और मात्र 1% कितना है, 1% जल है वो मानव के पेयजल, पेयजल का मतलब क्या होगा, पीने के लिए। और उसके बाद है कि सिंचाई, सिंचाई का तात्पर्य है कि फसल को कृत्रिम तरीके से अगर अपन जल देते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई। यानी जो अगर 100 है, 100 में से 69% हिम के रूप में, 30% भूमिगत के रूप में, और मात्र 1% मनुष्य के पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए, जैसे कि कारखानों के लिए, मान लीजिए कि बड़े रेस्टोरेंट के लिए या पर्यटन के लिए, कई प्रकार के मनोरंजन, मछली पालन आदि यानी आर्थिक क्रियाओं के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। एक भारत सरकार के द्वारा आंकड़े उपलब्ध हैं, मुख्य रूप से यानी भारत सरकार ने एक अनुमान लगाया है, जल की इकाई को मानकर अगर इसका एक अनुमान लगाया है कि भारत में उपयोग योग्य जल की उपलब्धता की बात की जाती है। कैसा जल, उपयोग योग्य, यानी इस प्रकार का जल जिसका हम उपयोग कर सकते हैं 1869 यानी 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। विशेष ध्यान रखना कि बिलियन क्यूबिक मीटर का मतलब है कि ये बिलियन क्यूबिक मीटर है जो जल को मापने की क्या है, इकाई है। जैसे कि नहरों में जल है या जैसे बांधों में जल है, उसको बिलियन क्यूबिक मीटर के अंतर मापते हैं।
तो यानी भारत सरकार ने जो उपयोग योग्य जल बताया है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और इस 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर में से केवल 1123, ठीक है ना, भारत में अगर बात की जाती है कि 1869 बिलियन क्यूबिक है, इसमें से मात्र 1123 बिलियन, ध्यान रखना, 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है जिसका वर्तमान में क्या कर रहे हैं, अपना उपयोग ले रहे हैं। और उसमें से मुख्य रूप से मनुष्य है वो 690 सतही जल यानी धरातल के ऊपर, नदियों के रूप में भी हो सकता है, बांधों के रूप में भी हो सकता है, तालाब के रूप में भी हो सकता है, नहरी प्रणाली के माध्यम से भी हो सकता है। इस 1123 में से जो 690 सतही जल के रूप में है और भूजल, भूजल का मतलब क्या होगा, भूमि के अंदर, भूजल के रूप में है 433 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। यानी विशेष ध्यान रखना कि इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है और उसमें से मानव उपयोग के लिए 690 सतही जल के रूप में प्राप्त होता है और भूजल के रूप में यानी भूमि के अंदर अगर अपन जल को मान लेते हैं 433 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि भारत सरकार ने कितना 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग योग्य बताया, जबकि भारत में उपयोग किया जाता है वो कितना है 1123, और 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर में से मानव उपयोग के योग्य सतही जल है वो 690 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सतही जल यानी धरातल के ऊपर से प्राप्त किया जाता है और शेष 433 बिलियन क्यूबिक मीटर है वो भूमिगत जल के रूप में प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है कि एक भारत सरकार के द्वारा यानी एक आंकड़े एकत्रित किए गए हैं कि सन 2000 के अगर आंकड़े को देखते हैं, कब का आंकड़ा है, सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार अगर जल की अपना उपलब्धता की बात करते हैं कि आवश्यक जल कितना था, सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार हमें जल की जो आवश्यकता थी वो कितनी थी 637 बिलियन, ध्यान रखना, बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार है वो भारत में जल की जो आवश्यकता है वो कितनी है 637 बिलियन क्यूबिक मीटर। पर वर्तमान में अगर देखा जाता है कि 2020 और 25, अगर सन 2025 का अगर आंकड़ा देखते हैं ये 637 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो 2000 का आंकड़ा है ये आवश्यकता बढ़कर 2025 में कितनी हो जाएगी 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो यानी हमारे सामने एक चिंता का विषय है क्योंकि आने वाली या भावी पीढ़ी निरंतर जो जल का क्या कर रही है प्रयोग अकाल के समय या सूखे के समय या पेयजल के रूप में नहीं कर पाते हैं, तो विभिन्न हम योजना बना के इस जल का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि हम नदियों पर बांध बनाकर इस बांध के जल को एकत्रित करके अकाल के समय या सूखे क्षेत्र है या जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है उन क्षेत्रों में हम कृत्रिम माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवा के या नहरी प्रणाली विकसित करके इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के लिए भारत सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजना में अलग अलग प्रकार की ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रारंभ की थी। हमारे सामने एक शब्द आ रहा है कि हम जल का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, और मैंने बताया था कि केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से, जैसे कि केंद्र सरकार के सहयोग से बहुउद्देशीय यानी यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कि बहुउद्देशीय का तात्पर्य है कि एक ही परियोजना के अनेक सारे उद्देश्य हो, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कह डाला। यानी जो भारत की विभिन्न प्रकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगाकर वर्तमान तक जो विभिन्न प्रकार की
बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रारंभ हुई थी, कई का कार्य पूरा हो चुका है, विभिन्न राज्यों के मध्य एवं केंद्र सरकार के मध्य इस प्रकार की योजना प्रारंभ की थी। इन योजनाओं के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। विशेष ध्यान रखना इसको मित्र। और उसके बाद है कि इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या होते हैं, लक्ष्य, यानी इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लक्ष्य होते हैं वो अनेक सारे रखे जाते हैं। परियोजना एक होती है और उसके उद्देश्य है वो क्या होते हैं, अनेक सारे। तो अपन बात करते हैं कि जो भारत की विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी नदियों, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए दामोदर नदी हो सकती है, या सतलज नदी हो सकती है, या व्यास नदी हो सकती है, इन्हीं नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है और इन बांधों के माध्यम से, यानी इसके जो पीछे वाला जल क्षेत्र है, इस जल क्षेत्र को नहरी प्रणाली के माध्यम से या इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, या फिर मछली पालन, अनेक सारे इनसे जो लाभ है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो लक्ष्य होते हैं वो एक से अधिक रखे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बहुउद्देशीय योजना का प्रथम कौन सा उद्देश्य है कि सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, यानी नदियों पर बांध बनाकर जो जल एकत्रित किया जाता है उस जल को हम नहरी प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से सतलज व व्यास दोनों के संगम पर एक हरि के बैराज का निर्माण किया गया है और जिससे पश्चिमी राजस्थान की या मरु गंगा के नाम से जो कि नहरी प्रणाली विकसित की गई है, इंदिरा गांधी नहर। तो यानी इस प्रकार का है। पहला उद्देश्य है कि सिंचाई हेतु जल की पूर्ति। हम इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पहला उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से हम सिंचाई के हेतु जल का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड उद्देश्य कौन सा है कि जल विद्युत का उत्पादन, यानी एक ही बांध, मान लीजिए मैंने सतलज नदी पर एक बांध का निर्माण किया है और उसी बांध के जल को मैं सिंचाई के लिए प्रयोग में कर सकता हूं। और सेकंड है कि जल विद्युत का उत्पादन। अब देखो प्रश्न आ रहा है कि दिमाग में कि सर जल से विद्युत का उत्पादन किस प्रकार कर सकते हैं। तो एक सीधा सा उदाहरण है कि मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया है और इस बांध के जो पीछे वाला क्षेत्र है यानी जल संग्रहण का क्षेत्र है, वहां पर एक विशाल जल एकत्रित होता है और इसी के आगे मान लीजिए कि यहाँ पर जो बांध बना हुआ है और इस बांध में जो इस प्रकार के लॉक सिस्टम है और इनको खोला जाता है, तब जल की एक विस्तृत राशि है वो नीचे गिरती है और उसी के आगे टरबाइन स्थापित किए जाते हैं और इन्हीं टरबाइन से जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसको अगर विज्ञान की भाषा में देखते हैं तो यानी यहाँ पर क्या होता है, जो यानी अपने कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उसके बाद है पहला उद्देश्य सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, सेकंड उद्देश्य हो गया कि जल विद्युत का उत्पादन और तीसरा उद्देश्य हो गया कि बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा प्रबंधन। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा 9th में कि जैसे बिहार का शौक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शौक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। उड़ीसा का शौक किसे कहते हैं, महानदी को। तो इसी प्रकार यानी जो मुख्य रूप से इस प्रकार की नदियां हैं जो कि क्या करती हैं, बाढ़ पैदा करने का कार्य करती है, उन्हीं नदियों पर मान लीजिए कि बांध का निर्माण कर दिया जाए तो वहां पर मुख्य रूप से क्या होगा, बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा। और उसके बाद है कि सूखा प्रबंधन। मुख्य रूप से मान लीजिए कि राजस्थान का उदाहरण देख लिया जाता है कि यहाँ पर विभिन्न 2-3 वर्षों के अंतराल में सूखे की समस्या पहले रहती थी। तो यानी यहाँ पर सूखे के समय अपने क्या करते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी या नर्मदा नहर का जल है उसका हम प्रयोग करते थे या करते हैं। तो यानी यहाँ पर हम बहुउद्देशीय परियोजना यानी बांधों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहां पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और सूखे के समय भी इस जल का प्रयोग
कर सकते हैं। और उसके बाद अगला बिंदु है कि जल का औद्योगिक उपयोग। और मुख्य रूप से इस प्रकार के जो भारी उद्योग हैं, जैसे कि लौह एवं इस्पात उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग, इस प्रकार के उद्योग है, मुख्य रूप से अगर देखा जाता है तो नदियों के किनारे या नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। तो अगला उद्देश्य है कि जल का औद्योगिक उपयोग। और उसके बाद है कि अगला उद्देश्य क्या है, पेयजल की आपूर्ति। इसका विशेष ध्यान रखना कि एक ही बांध के द्वारा हम सिंचाई भी कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। और उसके बाद है कि बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन, बाढ़ के समय इसका नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और सूखे के समय हम इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद इसी जल का हम औद्योगिक इकाइयों में भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि पेयजल के उपयोग या पेयजल की आपूर्ति। यहाँ पर शब्द है पेयजल। पेयजल का मतलब क्या होगा, पीने के लिए पानी। यानी इसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से हम इस जल को पेयजल के रूप में भी प्रयोग में कर सकते हैं। और उसके बाद अगला है जो कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, मछली पालन। यानी हम जो बांध के पीछे वाला क्षेत्र है जहाँ पर जल एकत्रित होता है, वहां पर हम मछली पालन भी कर सकते हैं। और अगला जो बिंदु है जल क्रीड़ा। यानी आपने देखा होगा मुख्य रूप से जो कई प्रकार के इस प्रकार के स्विमिंग पूल होते हैं, यानी हम मनोरंजन के रूप में भी उस जल का प्रयोग कर सकते हैं। एवं बड़े बड़े बांधों के किनारे पर्यटन क्षेत्र भी विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में एक इस प्रकार का पर्यटन क्षेत्र विकसित किया गया जो कि सुर्खियों में रहा होगा। आपने सुना होगा कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। और इसी बांध के किनारे जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई थी। और यही जो मुख्य रूप से बांध है वो पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो यानी इस प्रकार के जो एक परियोजना एक होती है और उसके उद्देश्य हैं वो अनेक सारे होते हैं, जैसे कि सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, जल विद्युत उद्देश्य परियोजना और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आगे अपने चर्चा करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। याद रहे कि ये राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान और उसके बाद है पंजाब और उसके बाद है हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन यानी तीनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। मुख्य तौर पे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इसका विशेष ध्यान रखना। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और मुख्य रूप से ये जो सतलज नदी पर बांध का निर्माण करवाया गया है और इसमें मुख्य ये जो जल क्षेत्र है वह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान से है। और इसके पीछे का जो जल क्षेत्र है उसको गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी है? महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय भाखड़ा नांगल बांध। और इसका आगे विस्तृत अध्ययन भी हम करेंगे। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है तीनों राज्यों की। और उसके बाद है सेकंड नंबर की है रिहंद। कौन सी है? रिहंद। और यह कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और कौन से राज्य से है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, कौन से राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? उत्तर प्रदेश राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। और उसके बाद है अगली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। और ज्ञात रहे आपको कि ये जो दामोदर घाटी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल की शौक, पश्चिम बंगाल की शौक, यानी मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल में क्या करती है? बाढ़ की परिस्थितियां पैदा करती है। और इसी बाढ़ की परिस्थितियों से निपटने के लिए अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तहत
भारत में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से दामोदर नदी पर स्थित है और मुख्य रूप से यह परियोजना है वो पश्चिम बंगाल की परियोजना है। उसके बाद है अगली बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। और ज्ञात रहे आपको मित्रों कि ये हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो उड़ीसा की 100 कही जाने वाली नदी महानदी, कौन सी नदी है? महानदी। ध्यान रहे कि एक माही नदी भी है, जबकि माही नदी का संबंध आएगा वो आएगा राज्य सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। और यहाँ पर मित्रों बात हो रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना की बात हो रही है, और जिसमें है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि उड़ीसा की 100 कही जाने वाली नदी महानदी पर इस परियोजना को स्थापित किया गया है। अगली बहुउद्देशीय परियोजना है कोसी। और सभी को ज्ञात होगा मित्रों कि कोसी नदी है वो कौन से राज्य की 100 है? तो ध्यान रहे कि कोसी नदी है वो बिहार राज्य की, कौन से राज्य की है मित्रों? बिहार राज्य की। ध्यान रहे बिहार राज्य की 100 कही जाने वाली नदी, और इस नदी का नाम है कोसी नदी। और इसी कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। तो ध्यान रहे कि कोसी नदी का संबंध है वो कौन से राज्य से है? बिहार राज्य से। और उसके बाद अगली बहुउद्देशीय परियोजना आ रही है टिहरी। कौन सी आ रही है? टिहरी बहुउद्देशीय परियोजना। और ध्यान रहे कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है आपने सुना भी होगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, कितनी धाराओं से होता है? 2 धाराओं से। एक धारा का नाम है भागीरथी धारा और दूसरी है अलकनंदा। तो मित्रों यहाँ पर जो टिहरी बांध का निर्माण है, एक है भागीरथी, कौन सी है? भागीरथी। और दूसरी नदी है भिलंगना, कौन सी है? भिलंगना। ठीक है ना? भागीरथी और भिलंगना दो नदियों का जब संगम होता है या संपर्क होता है, उस स्थान पर टिहरी बांध का निर्माण करवाया गया है, जो कि भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में ये टिहरी बांध पड़ता है। तो ध्यान रहे कि टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी और भिलंगना जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, उस स्थान पर उत्तराखंड राज्य में इस बांध का निर्माण करवाया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है वो राज्य सरकारों, विशेष ध्यान रखना यहाँ पर मैंने सरकारों शब्द लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये बहुउद्देशीय परियोजना है वो 2 राज्यों के मध्य या 3 राज्यों के मध्य संचालित है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सरकारों शब्द का प्रयोग किया है कि राज्य सरकारों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं राज्य सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना है मित्रों? चंबल परियोजना। और चंबल परियोजना की बात करते हैं राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ध्यान रहे मित्रों, राजस्थान और मध्य प्रदेश और दोनों राज्यों की यह परियोजना क्या है? संयुक्त परियोजना है। संयुक्त का मतलब क्या होगा? दोनों राज्यों की साथ में संयुक्त परियोजना। और ध्यान रहे आपको कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से है, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसी परियोजना के तहत इस नदी पर कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जो कि सर्वप्रथम पहला बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा 3 बांध है वो राजस्थान में बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, यानी 3 बांध है वो राजस्थान में। एक शब्द आ रहा मैं आपको बता देता हूं साथ में कि एक शब्द आया कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। तो इस बैराज शब्द से तात्पर्य है कि इस प्रकार के बांध जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई। ठीक है ना? सिंचाई के उद्देश्य से जो बांध बने हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? बैराज।
तो यानी चंबल परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और 4 बांधों का निर्माण करवाया गया है। गांधी सागर बांध और उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, 4 बांधों का निर्माण करवाया गया है। अगली बहुउद्देशीय परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना और ध्यान रहे मित्रों कि मुख्य रूप से राजस्थान का और पश्चिमी राजस्थान का जालोर और बाड़मेर जिला इसी परियोजना के तहत लाभान्वित हो रहा है और इसी परियोजना के तहत मुख्य रूप से सरदार सरोवर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ध्यान रहे मित्रों ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इसी परियोजना के तहत गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया था। और ध्यान रहे कई बार ये बांध है वो सुर्खियों में रहा था क्योंकि इसी बांध की जब ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी उस समय मेगा पाटेकर के नेतृत्व में आंदोलन भी किया गया था क्योंकि इस बांध के पीछे वाले क्षेत्रों में काफी क्षेत्रों में जो वन भूमि है वो इसमें जा रही थी। इसी कारण मेगा पाटेकर के नेतृत्व में कई बार आंदोलन भी हुआ था। फिर भी जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इसी बांध को वापस यानी इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई थी और वर्तमान में ही कुछ समय पहले ही यानी सरदार सरोवर बांध के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी किया गया था। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया और जिससे राजस्थान में नर्मदा नहर, ध्यान रहे मित्रों नर्मदा नहर निकाली गई है और जो कि राजस्थान के जालोर एवं बाड़मेर जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध करवाती है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर है जो कि बूंद बूंद प्रणाली के द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। अगली है जो कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना और ध्यान रहे मित्रों ये परियोजना है आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ये बहुउद्देशीय परियोजना है और मित्रों कौन सी नदी पर है कृष्णा नदी, कौन सी नदी है कृष्णा नदी पर यह परियोजना स्थित है। उसके बाद है अगली बहुउद्देशीय परियोजना है तुंगभद्रा, कौन सी है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ध्यान रहे कि यह कृष्णा नदी की सहायक, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी पर यह बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। उसके बाद है अगली बहुउद्देशीय परियोजना है मयूराक्षी तथा फरका। ध्यान रहे मित्रों पश्चिमी बंगाल की मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है मयूराक्षी परियोजना और फरका परियोजना है जो कि पश्चिमी बंगाल में और भारत की पवित्र मानी जाने वाली कौन सी नदी है गंगा नदी, ठीक है ने। जो मयूराक्षी है वो मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है, फरका जो परियोजना है वो गंगा नदी पर स्थित है और दोनों बहुउद्देशीय परियोजना है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उसके बाद है अगली बहुउद्देशीय परियोजना है गंडक परियोजना, कौन सी परियोजना है गंडक। और ध्यान रहे मित्रों कि ये जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है वो गंगा की सहायक नदी है और उसी सहायक नदी गंडक पर स्थित है और मुख्य रूप से ये बहुउद्देशीय परियोजना है नेपाल और बिहार में स्थित है, यानी दोनों की सीमा। उसके बाद है अगली बहुउद्देशीय परियोजना है मचकुंड बहुउद्देशीय परियोजना और ध्यान रहे मित्रों मचकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो भारत के आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य है आंध्र
प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है मत्स्य कुंड बहुउद्देशीय परियोजना। और ध्यान रहे मित्रों, यहाँ से जो कि बोर्ड में प्रश्न कभी कभार मानचित्र आधारित भी पूछा जा सकता है। तो अगले अपना जब भी अगला टॉपिक आएगा सेकंड नंबर का, उसमें अपन बात करेंगे कि संपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है कौन से राज्य और कहां कहां पर मुख्य रूप से स्थित हैं। उसके बाद है मुख्य रूप से अगला अपना पहला टॉपिक रहेगा भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। और इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे।